हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट गणित अध्याय 6 गुणज एवं गुणनखंड। तो आज हम देखेंगे गुणज क्या होता है और गुणज का गुणनखंड क्या होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं गुणज, आखिर गुणज किसको कहते हैं, फिर देखेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो आपने पहाड़ा का उपयोग कर गुणा करना सीख लिया है अब तक। किसी संख्या का पहाड़ा पढ़ने पर या उसमें 1, 2, 3 क्रमशः 9 तक या 10 तक का गुणा करने पर जो संख्याएं हमें मिलती है उसे संबंधित कुछ और बातें हम यहाँ पर करेंगे। जैसे कि देखिए गुणज क्या होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। 2 का गुणा 1 से, फिर 2 का गुणा 2 से, फिर 2 का गुणा 3 से, इस तरह क्रम से करने से 9 तक या 10 तक करने पर क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से हमें संख्याएं मिलती है। ठीक है, यदि यह सभी संख्याएं 2 की क्या कहलाती, गुणज कहलाती है। अर्थात हम 2 से गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह हमें गुणज कहलाती है। तो गुणज हम यहाँ पर प्राप्त हो गया, हमको गुणज क्या कहते हैं। यदि इन संख्याओं में 2 का भाग दिया जाए तो भाग पूरा पूरा चला जाता है और शून्य शेष बचता है, वहीं इसका गुणज कहलाएगा। देखिए 2 गुणा 1 बराबर 2, उसी प्रकार 2 का गुणा 2 से करने पर 4, फिर 2 का गुणा 3 से करने पर 6, 2 का गुणा 4 से करने पर 8 और 2 का गुणा 5 से करने पर 10। इस तरह क्रमशः हमें आगे कर सकते हैं। तो देखिए हमें प्राप्त हुआ 2, 4, 6, 8, 10, यह हमारा क्या है, यह गुणज है। ठीक है, अब हम यही काम 3 के साथ भी कर सकते हैं। 3, 3 दूनी 6, 3 तिया देखिए 9, फिर 3 चौके 12, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए 3 का गुणा करने पर 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 इस तरह से करने पर कौन सी संख्या मिलती है यहाँ पर लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3, 6, 9, 12 क्रमशः आप यहाँ पर और आगे लिख सकते हैं। जो संख्या आपने यहाँ पर लिखा है यह सभी 3 के गुणज हैं। इन संख्याओं में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है और 0 शेष बचता है। तो यही इसका नियम है कि 3 का अगर गुणज हम निकालेंगे तो उसे 3 का भाग चला जाए और उसका शेष 0 बचे। ठीक है, तो उसे ही गुणज कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 और 3 का गुणज देख लिया है। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। अगले पेज में देखिए यहाँ पर गुणज बनाया गया है। यह सीधे 3 पर आया, फिर 3 से 6, फिर 6 से कहाँ पर जाएगा, 9 पर जाएगा। अगर हम यहाँ पर 12 लिख दें तो 9 से सीधा 12 पर जाएगा। इस प्रकार से अब यह देखिए यह 2 पर आया, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। अगर हम इसे 12 लिखें तो यहाँ पर 12 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब चित्र देखो और बताओ हिरण कौन कौन से पत्थर पर होकर किनारे पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर देखिए 3, 6, ठीक है 9 इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3, 6, 9। और यहाँ पर देखिए खरगोश कौन कौन से पत्थर से होकर के गुजरेगा। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 फिर 10। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे। अब आप यहाँ पर दी हुई संख्याओं को क्रम से 1, 2, 3, 4 से गुणा करके उनकी गुणज संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर हमें देखिए मिला हुआ है 4। तो 4 के साथ 1 का गुणा करेंगे तो 4, 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 8, 3 के साथ गुणा करेंगे तो 12, 4 के साथ गुणा करेंगे तो 16। इस तरह क्रमशः हमें और गुणा करते जाएंगे तो यहाँ पर हमें संख्याएं मिलती जाएंगी। ठीक है, तो ये काम आप कर लेंगे। फिर 5 के साथ उसी प्रकार 5, फिर 10, 15, फिर 20 इस तरह से आप उसको क्रमशः आगे बढ़ा लेंगे। फिर 9 के साथ 9, 18, 27, 36 इस प्रकार से आप इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इस डिब्बे में लिखी हुई संख्याओं को देखो और बताओ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 21, 22, 4, 11, 15, 19, 8 इस प्रकार बहुत सारे संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है। इनसे संबंधित सवाल हमें अगले पेज पर हल करनी है। चलिए पेज पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 के कौन कौन से गुणज डिब्बे में हैं। अगले पेज पर हम आ गए हैं। तो इस डिब्बे में 2 के कौन कौन से गुणज हैं। तो यहाँ पर देखिए 22 है, 4 है, फिर 8 है, 30 है, 6 है, 10 है, 14 है,
फिर यहाँ पर आपका 24 है, 16 है, 12 है, ठीक है, फिर 18 है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। फिर 2 के ऐसे 5 गुणज लिखो जो डिब्बे में नहीं है। अब जो डिब्बे में नहीं है उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। डिब्बे में 4 के कौन से गुणज हैं तो आप डिब्बे दे करके भी बता सकते हैं। फिर 4 के ऐसे 3 गुणज लिखो जो डिब्बे में नहीं है तो आप उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे कि 4 का 4 है, 8 है, फिर आप यहाँ पर 12, अगर यहाँ, हाँ यहाँ पर है 12, फिर हम 16 भी है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर 20 नहीं है तो आप वहाँ पर नीचे वाले में 20 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 24 है, फिर यहाँ पर 28 नहीं है तो आप 28 को भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 32 नहीं है, ठीक है, फिर 36 भी नहीं, तो इसको आप यहाँ पर क्रम से लिख सकते हैं। 2 और 4 के अलावा और कौन सी संख्याओं के गुणज डिब्बे में है तो आप उसको देख करके लिख सकते हैं। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 2 के गुणज नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 21, 1 है, 21 है, 11 है, 19 है, ठीक है, 17 है, 9 है, 23 है, 29 है, 5 है, ठीक है, फिर है आपका 27 है, 3 है, 25 है। ये सभी क्या है 2 के गुणज नहीं है तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 के गुणज नहीं है तो आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। वे संख्याएं लिखो जो 2 व 3 के दोनों के गुणज हैं तो आप उसको दोनों को लिख सकते हैं। जो 2 और 3 दोनों के गुणज होने चाहिए तो आपको यहाँ पर से ढूंढ करके, जैसे कि 6 जो होते हैं दोनों के गुणज हैं, फिर 9 भी दोनों के, अच्छा 6 है, उसके बाद 12 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप खोज करके, फिर ये 24 है, इस प्रकार से आप उसको ढूंढ करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसको लिख लेंगे। अब गुणज को ही क्या कहते हैं, अपवर्त भी कहते हैं। तो हमने गुणज निकाल लिया, अब गुणज का नया नाम है अपवर्त्य, ठीक है। तो इसको भी हम यूज करेंगे इसमें। सबसे बड़ा गुणज या अपवर्त कौन सा है, तो 3 के जितने गुणज तुम लिख सकते हो लिखो। तो यहाँ पर 3 का पूरा गुणज आपको लिखना है, और इसमें से सबसे बड़ा गुणज कौन सा है, तो लास्ट में जो आएगा वह सबसे बड़ा गुणज होगा, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए हमने 36 लिख दिया तो यह हमारा क्या है, सबसे बड़ा गुणज हो गया। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर अपवर्त भी बोल सकते हैं। सबसे बड़ा अपवर्त 36 है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए पेज पलटते हैं। अब है अगले पेज पर देखिए, क्या 3 का इससे भी बड़ा गुणज हो सकता है, क्या 36 से बड़ा गुणज हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। 3 का सबसे गुणज क्या हो सकता है, जैसे कि 3 का गुणज 100 से करेंगे तो 300, अगर 1000 का करेंगे तो 3000 भी तो आएगा, अगर 9999 करेंगे तो और संख्या बढ़ जाएगा, अगर इससे भी बड़ी संख्या लेंगे तो और संख्या बढ़ जाएगा। क्या हम 4, 5, 6 का भी सबसे बड़ा गुणज निकाल सकते हैं, या इससे भी बड़ा होगा, तो हम जितने संख्याओं से गुणा करेंगे उतना गुणज बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। अब है अगला हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त्य। चलिए गुणज तो हमने सीख लिया है, अब लघुत्तम समापवर्त्य हम यहाँ पर सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दी गई तालिका में 2 और 3 के अपवर्त्य या गुणज को पहचान कर उनके अपवर्तों के नीचे बने स्थानों को रंगो। तो देखिए यहाँ पर हमें 1 से लेकर के 17 तक का संख्या दिया हुआ है। अब 2 का अपवर्त और 3 का अपवर्त। 2 में क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। अब देखिए 3 में क्या होता है, 3, 6, 9, 12, 15। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। इसको हम अलग अलग कलर यहाँ पर रख सकते हैं, आप कर लीजिएगा। तो अब देखिए दोनों का हमें क्या करना है, 3 के अपवर्त लिखो तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर नीचे में 3 का अपवर्त लिखना है, और यहाँ पर 2 का अपवर्त लिखना है। तो इसको हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे क्या, देखिए 3 का अपवर्त क्या होता है, 3, 6, 9, 12, फिर 15। अब 2 का देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, ठीक है। तो क्या कुछ ऐसी संख्या भी है जो 2 और 3 दोनों के अपवर्त हैं, उन्हें यहाँ लिखो। तो देखिए 2, 6 दोनों का है, उसके बाद है 9, 10, 12, देखिए 12, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 संख्या मिल गया, 6 और 12, जो कि समान है।
तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, समापवर्त्य, अर्थात जो दोनों में समान हो। 2 और 3 हम दोनों का अपवर्त्य निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर समान अपवर्त्य, तो यहाँ पर देखिए 6 और 12 प्राप्त हुआ है। अब हम पढ़ रहे हैं लघुत्तम, अर्थात सबसे छोटा और समान अपवर्त्य, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा समान अपवर्त्य में 6 है, और इसको हम गुणा करते जाएंगे तो महत्तम समापवर्त्य अर्थात बड़ा अपवर्त्य हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, सबसे पहले हमें अपवर्त्य निकालने हैं, फिर हमें यह ढूंढना है कि दोनों में जो समान अपवर्त्य आया हुआ है और जो सबसे छोटा है उसे ही लघुत्तम समापवर्त्य कहेंगे। चलिए अगला पेज में देखेंगे। अगले पेज में हम आ गए हैं। यह संख्याएं 2 व 3 की समान गुणज, यहाँ पर देखिए दोनों की समान गुणज या समापवर्त्य हैं। तो कौन कौन सा, 6 और 12। इसमें से 6 और 12 दोनों क्या हैं, समान गुणज हैं, दोनों का 2 और 3 का, या दोनों का समापवर्त्य है। तो इसमें हम अब निकालेंगे छोटा समापवर्त्य अर्थात छोटा या लघुत्तम। तो लघुत्तम क्या है, 6, तो यही 2 व 3 का लघुत्तम समापवर्त्य है। अतः लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, जो सबसे छोटा समान गुणज या सबसे छोटा समान अपवर्त्य हो उसे हम लघुत्तम समापवर्त्य कहेंगे। ठीक है, अब 4 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य देखिए, यहाँ पर हम 4 का अपवर्त्य निकाल लिए, 5 का अपवर्त्य निकाल लिए। अब हमें देखना है कि दोनों का जो समान हो, तो 4, 12, 15, 16, 20, देखिए यहाँ पर 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है। उसके बाद देखिए और संख्या कहीं पर मिले तो यहाँ तक नहीं मिला है, यहाँ पर देखिए 40, यहाँ पर भी 40 और 40, तो 20 और 40 हमें 2 समान अपवर्त्य प्राप्त हुए हैं। अब सबसे छोटा कौन है, 20, तो 20 क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य है, एकदम इजी है। ठीक है, अतः 20 वह सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 5 दोनों में पूरी तरह विभाजित हो जाता है, उसे ही लघुत्तम समापवर्त्य कहेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल है। अपवर्त्य निकालिए, फिर दोनों में जो सबसे पहले हो वही हमारा लघुत्तम समापवर्त्य है। अब इसी तरीके से नीचे दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकालिए। जैसे 2 का हम लिखा लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार से, और 5 का निकालेंगे 5, 10, 15, 20, 25, है ना। तो 2 और 5 के समान जो समान अपवर्त्य है वहाँ पर हम देखेंगे 10, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो क्या है 10, और आगे बढ़ाएंगे तो हमें और मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 20 आएगा, यहाँ पर भी 20 आएगा, तो सबसे छोटा समान अपवर्त्य क्या है, 10 है। 2 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा, 10 होगा। उसी प्रकार 8 और 12 का भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 8 का निकाल लेंगे, 8, 16, तो यहाँ पर देखिए हमने 8 का निकाला और 12 का निकाला, तो यहाँ पर सबसे छोटा जो दोनों में है तो 24 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 जो है लघुत्तम समापवर्त्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए पेज पलटते हैं। तो अगले पेज में देखिए दूसरा है, क्या 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकाला जा सकता है। यह पता करने के लिए 6, 10 और 15 का अपवर्त्य पहले निकाल लेते हैं। फिर हमने निकाल लिया है। अब देखिए 6, 10 और 15 के समान अपवर्त्य है क्या कोई, तो यहाँ पर देखिए जो तीनों में आया हो 30, 30, 30, ठीक है, तो समान अपवर्त्य कितना आया, 30 आया। तो 6, 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना आया, 30 आया। इसी प्रकार अपने मन से 2 या 3 संख्याएं लेकर लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करने हैं। तो हमने इतने में गुणज और हमने अपवर्त्य, सबसे पहले गुणज निकालना सीखा, फिर हमने अपवर्त्य, उसके बाद हमने समान अपवर्त्य निकालना सीखा है, और फिर हमने लघुत्तम समापवर्त्य निकालना सीखा है। तो इस पार्ट में हम इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अभ्यास करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं, हम आपके सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, अभ्यास करते रहिए। ओके बाय।